हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम बात करेंगे हमारे हिस्ट्री की क्लास की मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में। अभी तक हमने मोहम्मद गौरी को पिछली वाली वीडियो में कवर किया था और आज हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को देखेंगे एक नज़र। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था दोस्तों, गुलाम वंश के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा 5वां लेक्चर है। ये दोस्तों 5वां लेक्चर है, ठीक है। आज हम कवर करेंगे इसमें कितने वंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में और कैसे क्या सब मैटर हुआ, पूरी कहानी के साथ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, हिस्ट्री। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत जो था उसका कार्यकाल था 1206 से 1526। इसमें दोस्तों 5 वंश चले हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो था 1206 में स्टार्ट हुआ, 1526 में लोधी वंश पे जाके समाप्त हो गया। 1526 में ही फिर बाबर की युद्ध होता है, किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ होता है युद्ध, ठीक है। फिर हार जाते हैं, फिर एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश चलने लगता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। हालांकि वो दिल्ली सल्तनत से बाहर हैं, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो वंश चला दोस्तों, वो गुलाम वंश था। हमने अगली वीडियो में बात किया था कि जब मोहम्मद गौरी जो आया था दोस्तों, वो जब जाने लगा तो जो भी हिस्सा भारत का जीता हुआ था वो अपने गुलामों को देकर चला गया था, जिसमें उसका एक प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसी को दे करके चले गए। और दोस्तों, ये जो गुलाम वंश चलता है ना, 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों, खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। इसी बात दोस्तों, तुगलक वंश जो था 1320 में 1414 तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश जो हो वो 1414 से 1451 तक चलेगा। और जो दोस्तों जो लोधी वंश था वो 1451 से 1520 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला, इसमें दोस्तों प्रमुख था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने ही गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी। तो गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, ठीक है। तो जो हातिम ताई था, एक था लाख बख्श, जो तो लाख बख्श इसे इसलिए कहा जाता था, ये दानशील होने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था और हातिम ताई भी कहा जाता था, ठीक है। और कुछ लोग इसे कुरान खां का नाम बोलते थे, कुरान खां, ठीक है। यानी कि कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले आवाज़ में करता था ये, ठीक है। कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले आवाज़ में करता था, इसीलिए इसका नाम कुरान खां पड़ गया। दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने से, ठीक है। घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? तो लाहौर में हुई थी, ठीक है, जो आज पाकिस्तान में है। दोस्तों, हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों, इसकी राजधानी जो थी ना, लाहौर थी, ठीक है, लाहौर, आज का पाकिस्तान। और दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, जो 1206 से 1210 तक यानी कि 4 साल तक शासन किया था, ठीक है। और दोस्तों, यह ऐबक जो था वो कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था, ठीक है। क्या था? कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। और बचपन में उसे नीसापुर के काजी जो थे फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में इसे खरीदा था, ठीक है। और काजी ने दोस्तों इसे उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। यानी कि जो काजी था जो इसको लेके गया था, उसे एक नौकर नहीं बना के रखा था, तो नौकर ही, लेकिन इसकी देखभाल दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से इसकी शिक्षा दिलाया। इसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तलवारबाजी ये सब सिखाया, यानी सभी शिक्षाओं से इसे परिपूर्ण कर दिया, ठीक है। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, ये बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण दोस्तों इसे कुरान खां कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों, बाद में यह गजनी लाया गया, वहाँ उसे गौरी ने खरीद लिया, ठीक है। किसने खरीद लिया? गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों, अपनी प्रतीक्षा और लगन ईमानदारी के बल पर गौरी का ये विश्वास प्राप्त कर लिया और गौरी ने दोस्तों उसे अमीर आखूर या अस्तबल का प्रधान इसे बनाया, इसके पद पर इसे बैठा दिया, ठीक है, कि तुम आज से इस अस्तबल का देखभाल करोगे, जो भी चीज़ें होंगी सब, ठीक, बन गया। तो ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसे तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। दोस्तों, गौरी जो था इसकी मृत्यु के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के
3 महीने के बाद कराया, ठीक है। कब कराया? 1206 में जून के महीने में कराया, ठीक है। और दोस्तों ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। हालांकि ये मर गया था, चाहता तो आराम से ये सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही ईमानदार था, ठीक है। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। केवल ये एक गुलाम बन के रह गया, और इसने गुलाम वंश की स्थापना भी कर दी कि हम इनके गुलाम हैं, ठीक है। इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। और दोस्तों ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपाह सलाहकार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। देख रहे हैं कितना हम ईमानदार है आदमी। और गौरी के बड़े भाई जो थे गियासुद्दीन महमूद ने दोस्तों 1208 में इसे मुक्ति पत्र देकर ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया, यानी कि इसको यह अब गुलाम नहीं रहा। जो इसके बड़े भाई थे मोहम्मद गौरी के, गियासुद्दीन महमूद, इन्होंने क्या किया, इनको मुक्ति पत्र देकर कि अब तुम जाओ ऐबक, अपना देखो, अब तुम मुक्त हो, अब तुम हमारे गुलाम नहीं रहे। ऐबक इतना दान करता था दोस्तों कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। उस समय के तत्कालीन जो विद्वान थे हसन निजामी दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी है ताज उल मासिर की, और एक दोस्तों फ़क्रे मुत्ताबिर। इनकी किताब देखते तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया कि उस समय के विद्वान कौन थे। इससे आपको कहानी में भी ट्विस्ट आपको मिल गए, एक ये नाम मिल गए आपको। इससे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया हाँ हसन निजामी कौन थे, तो हाँ मैंने पढ़ा था गुलाम वंश में, तो ये गुलाम वंश से थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और दोस्तों कुतुबुद्दीन जो था वह एक महान निर्माता शासक था, या एक महान निर्माता शासक भी इसे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, कहाँ पे? दिल्ली पे, ठीक है। और दोस्तों जो एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में इसने बनवाया था दोस्तों, ये तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई ये पहली मस्जिद थी, ठीक है। किसके द्वारा? तुर्कों द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद थी। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया कि तुर्कों द्वारा बनवाई गई सबसे पहली मस्जिद तो कौन थी, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। वो कहाँ बनवाई गई थी? तो दिल्ली में बनवाई गई थी, ठीक है। आप इतनी बात याद रखिएगा। और दोस्तों इसने एक काम किया था, 27वां जैनवा जो विष्णु मंदिर था, इन मंदिरों को तोड़ करके बनवाया गया था, ठीक है। जो 27वां जैनवा था, यानी कि जो मस्जिद है ये विष्णु मंदिरों को तोड़ कर बनाया गया था, तो इसने गलत किया था। अब भाई अपनी अपनी विचारधारा है सबकी, मेरे हिसाब से तो इसने ये बहुत गलत किया, क्योंकि कभी ना किसी धर्म के बारे में ऐसी ख्याति नहीं रखनी चाहिए कि यार तुम इस्लाम का धर्म मानते हो, हम हिंदू धर्म मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप अपना मानिए, हम अपना माने। तो ये गलत बात है ना, किसी की मंदिर मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देना, ये सब गलत बात है। या किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देना, हालांकि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो। अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वो सभी जितने भी बड़े-बड़े मंदिर थे हमारे भारत में, उन सभी को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया। ठीक है? ये है इतिहास। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। जो इतिहास में हुआ है, मैं उसी को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? यही बता रहा हूँ। किसी को बुरा लगने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करें, उससे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इसने एक काम और किया था, कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में, ठीक है। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, वो सूफी संत थे उस समय के, उन्हीं के नाम पे बनवाया गया है कुतुब मीनार, ठीक है। और दोस्तों ये पहला मंजिला जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बना, और दूसरा और चौथा मंजिला ये कुतुब इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों पांचवी मंजिल जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के काल में बनाई गई थी, ठीक है। और दोस्तों इसके काल में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, कहाँ पे? अजमेर में 2.5 दिन में बनाया गया था, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों, आपको तुगलक वंश में पढ़ाऊंगा, ये भी बहुत ही अच्छा शासक था। दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात दोस्तों ऐबक को सामने सबसे बड़ी कठिनाई जो थी, वो गौरी के अन्य दासों से थी। यानी कि भाई आप बताइए, कोई गौरी के पास कोई कुतुबुद्दीन ऐबक तो था नहीं, बहुत सारे दास थे। तो जब इसने सत्ता हथियार ली, तो जाहिर सी बात जितने दास थे उन सब खिलाफ हो गए गौरी के। दोस्तों तो गौरी के कुछ दास थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक था ताजुरीन खुदजल
खुलदौज, ठीक है, ताजुरीन खुलदौज, और एक था दोस्तों नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है, नसरुद्दीन कुबाचा। दोस्तों अब तजुरुद जब हम ताजुरीन खुलदौजा की बात करेंगे, खुलदौज की दोस्तों ऐबक को यल्दौज से खतरा बना रहा। ये ताजुरीन यल्दौज जो था, इससे ऐबक को खतरा बना रहा, और यही कारण था दोस्तों कि ऐबक सदा लाहौर में रहा। यानी कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दोस्तों लाहौर में बिता दी, कभी दिल्ली आने की कोशिश नहीं की, और उसे दिल्ली आने का भी कभी मौका नहीं मिला। तो यानी इतना डरता था उसने, ताजुरीन यल्दौज जो था, ने कहा साले दिल्ली की तरफ आए तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, तो इसीलिए इसे डर से कभी आया ही नहीं, ठीक है। और एक था दोस्तों जो नसरुद्दीन कुबाचा था, ये ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी थी, ठीक है, और उसे अपने पक्ष में कर लिया, यानी शादी करके अपने में मिला लिया। अब इससे तो कोई खतरा था नहीं, तो था तो किससे, ताजुद्दीन यल्दौज से था इसको खतरा। दोस्तों ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से, ठीक है, और इसे लाहौर में ही दफनाया गया। ठीक, कहाँ पे दफनाया गया, लाहौर में। और दोस्तों उसके बाद जो इसका शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो था दूसरे नंबर पर आराम शाह, ठीक है। ये दोस्तों ऐबक का अयोग्य पुत्र था, ठीक है, ऐबक का अयोग्य पुत्र था, यानी कि ये राजा बनने के योग्य नहीं था। ये बना कब, 1210 में, ठीक है। और ऐबक की दोस्तों मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने इसे उसके योग्य पुत्र जो थे आराम शाह को शासक बनाया, किंतु दोस्तों अयोग्य होने के कारण उसे जल्द ही पद से हटा दिया गया, ठीक है। भाई अयोग्य है तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसे हटा दिया गया, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि अमीर होते कौन है, अब कन्फ्यूजन हो गया। तो अमीर हो ये होते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो अमीर लोग थे, यानी कि जिसके पास पैसा है, वही लोग सत्ता चलाते थे। राजा तो केवल नाम मात्र का बनता था, राजा की हुक्म यानी कि जो कह दिया वो होता है, लेकिन असल में जो सत्ता थी अमीरों के हाथों में होती थी, ठीक है। अगर राजा मर जाए या कुछ ऐसे उसके साथ दुर्घटना हो जाए तो सारी जिम्मेदारी फिर अमीरों के ऊपर आ जाती थी, ठीक है। यही था अमीर। हमें अमीरों के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, बाद में आगे पढ़ते रहेंगे, तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसे चलने दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आराम शाह को हटा दिया गया गद्दी से, उसके बाद इसका तीसरे नंबर पे जो राजा बनता है दोस्तों इल्तुतमिश बनता है, ठीक है। ये दोस्तों ऐबक का दामाद था, ठीक है। कौन था, ऐबक का दामाद था। इसने 1210 से 1236 ईस्वी में राजा बना, ठीक है, यानी कि 1210 से 36 तक शासन किया, नहीं 26 साल टोटल इसने शासन किया, ठीक है। और दोस्तों लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहते थे, किंतु दोस्तों आराम शाह उसे गद्दी देने से तैयार नहीं था। भाई क्यों दे गद्दी, क्यों दे गद्दी, उसके पिताजी की विरासत थी, तो ऐसे तो कोई हट नहीं सकता। तो क्या हुआ, अंततः दोस्तों इल्तुतमिश ने उसे पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा, युद्ध किया, तब गद्दी पर बैठा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो इल्तुतमिश इलबरी एक जनजातीय तुर्क था, इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये जनजातीय तुर्क था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम को 1 लाख जीतल में खरीदा था, यानी कि गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था ही, और इस जो गुलाम था इसने एक और गुलाम खरीदा अपने लिए जो था इल्तुतमिश, ठीक है। या इसे 1 लाख जीतल में खरीदा, इसने ग्वालियर की विजय की थी, ठीक है। इसने ग्वालियर, जिसके वजह से एवज में उसे सर्वप्रथम ग्वालियर का इक्ता प्रदान किया गया, ठीक है, ग्वालियर की इक्ता प्रदान की गई। फिर उसे बुलंदशहर की इक्ता दी गई। सुल्तान बनने के समय दोस्तों यह बदाऊं का इक्तेदार था, यानी कि सूबेदार था, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद गौरी के दासों में एक एल्दौज भी था, जिसे हमने पीछे बात किया था, ठीक है। एल्दौज भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी पर का दावेदार मानता था। एल्दौज ने उस समय गजनी पर अधिकार कर लिया था, यानी कि जब ये बैठा यहाँ पे, जो इल्तुतमिश था जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो ये उस समय एल्दौज जो था वो गजनी पर अधिकार कर लिया था। और ध्यान रहे कि यह दोस्तों यह वही एल्दौज था जिसके डर से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है। वह हमेशा लाहौर में रहा, लाहौर में अपना जीवन बिता दिया, बूढ़ा हो गया, मर गया चौगान खेलते खेलते, लेकिन ये कभी दिल्ली नहीं आया, इतनी इसकी फटती थी एल्दौज से। दोस्तों एल्दौज की लड़ाई दोस्तों गजनी को लेकर ख्वारिज़िम शाह से हुई, ठीक है, जिसमें एल्दौज दोस्तों पराजित हो गया।
और ख्वारिज़म शाह जो था ने उसे वहाँ से खदेड़ दिया, यानी कि वहाँ से भगा दिया। वह भागकर दोस्तों लाहौर आया। यह इल्तुतमिश के लिए सबसे अच्छा मौका था। उसने अपनी समझ-बूझ से परिस्थिति का लाभ उठाकर तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1215 ईस्वी में एल्दाज को भी हरा दिया है। तृतीय युद्ध है, ठीक है, तृतीय, 2 तो पहले हो गए हैं। दोनों में किससे होते? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की प्रथम हुई थी जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन के तृतीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। ये तृतीय युद्ध था, ठीक है, 1215 में हुआ, ठीक है, एल्दाज वर्सेस इल्तुतमिश। और दोस्तों इल्तुतमिश के सामने अगली समस्या कुबाचा था। या दोस्तों मोहम्मद गौरी का दूसरा गुलाम था। हम अभी सबके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुका है ना हम लोग। 2 गुलाम थे, एक तो था एल्दाज था, एक कुबाचा था। तो एक का तो निपटा दिए, अब बचे कुबाचा साहब। और ध्यान रहे यह कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का पति भी था, ठीक है, इनकी बहन का पति भी था। और दोस्तों कुबाचा जो था वो मुल्तान प्लस सिंध प्रांत में रहता था, मुल्तान और सिंध के प्रांत में रहता था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने अपनी सेनाएं इन क्षेत्रों में अधिकार करने के लिए भेजी। अंततः दोस्तों 1228 ईस्वी में कुबाचा को हरा कर मुल्तान और सिंध को दिल्ली में मिला लिया, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए भाई? अफगानिस्तान पहुँच गए हैं, ठीक है। अंततः कुबाचा सिंधु नदी में कूद कर आत्महत्या कर लिया। कुछ याद है इससे? पहले किस राजा ने आत्महत्या की थी? हाँ, हमने भी बताया था, जयपाल, राजा जयपाल ने भी आत्महत्या की थी अपनी हार से, ठीक है। हार के कारण ये क्या हो गए? अपनी आत्महत्या कर ली थी। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बस ज़्यादा ज़्यादा 2 पेज बचा है, इन्हीं को आपको बता दूँ, फिर ये हम वीडियो ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे, ठीक है। और दोस्तों जब ये सब हो रहा था, जब ये आत्महत्या किया दोस्तों, तो इसी समय दिल्ली पर दोस्तों मंगोल आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। क्योंकि दोस्तों मंगोल शासक चंगेज खां ने ख्वारिज़म शाह के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। ख्वारिज़म शाह ने ही एल्दाज को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया था। अंततः दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए ख्वारिज़म शाह का पुत्र जो था जलालुद्दीन भागकर भारत आया और मंगोलों ने इसका पीछा किया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। कहानी आप ध्यान से पढ़िएगा। जब दोस्तों चंगेज खां ने ख्वारिज़म शाह के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तो ख्वारिज़म शाह ने ही एल्दाज को पराजित करके गजनी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अंततः दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र जलालुद्दीन था वो भागकर भारत आया और मंगोलों ने इसका पीछा किया। और जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश चाहता तो इसकी मदद करता। वह जलालुद्दीन मकबरनी का सहायता करता, क्योंकि जलालुद्दीन के पिता के कारण वह एल्दौज को हरा पाया था। हमें बात किया था कि ये दोनों मिलकर ही एल्दौज को हराए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के साथ समझदारी से काम किया, अपना दिमाग चला लिया और मंगोलों के भय से जलालुद्दीन की सहायता नहीं की। भाई मंगोल उस समय बहुत ही खूंखार टाइप के थे, ठीक है, जिसके पीछे पड़ जाते फिर उनको ले ही देते थे, ठीक है। और इल्तुतमिश की इसी बुद्धिमत्ता के कारण मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण कभी नहीं किया, ठीक है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश मंगोल शासक चंगेज खां के भी समकालीन था। ये आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि चंगेज खां किसके समकालीन था या इल्तुतमिश किसके समकालीन था तो आप ये बता पाएंगे आराम से, ठीक है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तभी बता पाएंगे। और दोस्तों इसी के शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट पर आए थे और यह दोस्तों ख़ारिज़म शाह के पुत्र जो थे जलाल को ढूंढने भारत आए थे। और दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके इसकी राजधानी दिल्ली को बनाया, ठीक है। यानी कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके इसकी राजधानी क्या बनाया? दिल्ली को बनाया, ठीक है। ये दिल्ली से राजपाट चलाया जाएगा। और इल्तुतमिश ने दोस्तों अपना साम्राज्य विस्तार भी खूब किया, मुल्तान से लेकर बंगाल तक और नीचे दोस्तों अजमेर, राजस्थान हो गया, कन्नौज, ग्वालियर तक इसी का साम्राज्य था, ठीक है, पूरा। दोस्तों एक बात नोट
पे आप याद रखिएगा 1205 से और 6 में इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी एवं कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ने मिलकर दोस्तों खोखार जाति के विद्रोह को दबाने के लिए एक अभियान चलाया था। इस युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने साहस और वीरता का परिचय दिया था। मोहम्मद गौरी इससे बहुत प्रभावित होता है और दोस्तों ऐबक को अपनी दास्तां से मुक्त करने का आदेश दिया और उसे गुलामी से उठकर सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत को पुनः स्थापित किया और इसी कारण दोस्तों उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और एक बात आपको बता दें कि जब ये पहले हमने बताया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने बात किया था तो हमने बताया कि वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, और दोस्तों इसने कुछ सिक्के भी चलवाए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने ही पहली बार दोस्तों शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इसने 2 और सिक्के चलाए थे। एक था चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और एक था तांबे का सिक्का जो जीतल का था। ठीक है, और उसने दोस्तों सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरुआत की थी। ठीक है, और अपने नाम के भी, यानी कि सिक्कों पर नाम सबसे पहले किसने गुदवाया था, तो यही था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और दोस्तों इसने जब सुल्तान की उपाधि, इसने बगदाद के खलीफा जो थे सुल्तान की उपाधि दोस्तों, ये बगदाद के खलीफा थे अल मुस्तसीर बिल्लाह। ठीक है, इन्हीं से क्या किया था, उपाधि प्राप्त की थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि बगदाद के खलीफाओं द्वारा भारत में किसी को उपाधि मिली हो। ठीक है, यानी कि ये प्रमाणित राजा था। इसने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों 40 प्रसिद्ध सरदारों का एक दल गठित किया जिसे गुलाम चालीसा अथवा तुर्काने चिहलगानी कहा जाता था। ठीक, दोस्तों अब हम बात करेंगे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था 1210 से 1226। इसके कुछ इस बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये ऐबक का दामाद था। ये था शमसी वंश से ये ताल्लुकात रखता था और यह एक इलबरी जनजाति का एक तुर्क था। ठीक है, और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने राजधानी दिल्ली रखी। ठीक है, और दोस्तों गुलाम चालीसा का इसने गठन किया था और तराइन का तृतीय युद्ध भी इसने लड़ा था। और दोस्तों ये शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और बगदादी खलीफा द्वारा ये मान्यता प्राप्त सुल्तान था। ठीक है, तो आप ये बातें याद रखिएगा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश की निर्माण कार्यों के। ठीक है, तो इसने दिल्ली में दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया और दोस्तों अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद जो था 1229 का, ये इसने मकबरा या सुल्तान गढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था अपने पुत्र का। ठीक है, और नागौर में दोस्तों इसने असार किन का दरवाज़ा बनवाया था और बदायूं जो था यूपी में है और इसने शमसी ईदगाह का मकबरा बनवाया था। और दोस्तों जो दिल्ली में इसने इल्तुतमिश का भी मकबरा इसने बनवाया है। ठीक है, मतलब यानी कि अपना मकबरा, ठीक, पहले से बनवा के फिट ताकि मरेंगे वहीं जाके लेट जाएंगे। ठीक है, और देखिए अंततः दोस्तों सन 1236 ईस्वी में बामियान पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में ही यह बीमार पड़ जाता है और 30 अप्रैल 1236 को ही इसकी मृत्यु हो गई। और 1236 में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को ही, अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर देता है। क्यों, इसका जो जेठ पुत्र था नसरुद्दीन की मृत्यु दोस्तों 1229 में ही हो चुकी थी। ठीक है, हमने भी बात किया। और इसने अपने पुत्र जो था नसरुद्दीन महमूद का 1229 में मृत्यु हो जाने के कारण मकबरा या सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो आप ये बातें याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अगली वीडियो में दोस्तों इसको हम 2 पार्ट में शायद सोच रहे हैं डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको और भी ज़्यादा क्विज की आवश्यकता हो तो आप हमारे वेबसाइट www.studyjunction.blogspot.com में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे आइए, स्टडी जंक्शन पे आइए, वहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम भी बदल दिया, स्टडी जंक्शन 2M रख दिया, आपको अगर सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है,
क्योंकि अगर आप स्टडी जंक्शन डालेंगे ना तो बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे। अगर आप स्टडी जंक्शन 2 डालेंगे तो बहुत सारे नहीं, केवल हमारा चैनल आएगा। और दोस्तों एक बात और अगर आप आर एस अग्रवाल की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे आइए एल्यूशन की। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ में पढ़ाता हूँ, कंप्लीट, ठीक है। आपको उसमें दिक्कत ही, एक एक सवाल अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक उठा के और हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो एक एक सवाल को मैं बिल्कुल आपको रटा दूंगा, ठीक है, रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। और सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज हमने कुछ खास क्लास रखे हैं। इसके बाद हमारा क्लास है फिजिक्स का क्लास, सोच रहा हूँ जल्दी लाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की जल्द ही मैं लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद।